आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। जनता दल के बिखराव के बाद एक बार फिर समाजवादी लीडरान एक परचम के नीचे आ खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यू, लालू यादव की आरजेडी, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कमल मुरारका की समाजवादी जनता पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल और देवगढ़ा की जनता दल सेक्युलर का आपस में इत्तेहाद हो चुका है। 1988 में जनता दल के वजूद और आज के जनता परिवार में फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त का इत्तेहाद कांग्रेस के खिलाफ हुआ था और आज का इत्तेहाद बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए है। 2014 के लोकसभा और फिर असेंबली इंतखाबात में बीजेपी या फिर यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की बुलडोजर्स को रोकने के लिए पिछले काफी दिनों से चल रही एक्सरसाइज अपने मुस्बत अंजाम तक पहुंची है। फिलहाल मुलायम सिंह इस जनता परिवार के मुखिया चुनी गए हैं। अभी पार्टी का नाम, निशान और झंडे का ऐलान होना बाकी है। इन 6 पार्टियों का आपसी इंजमाम मुल्की पैमाने पर खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर साबित करने की कोशिश है। इसी साल बिहार में, 2017 में उत्तर प्रदेश में और असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं। ये तमाम पार्टियां जानती हैं कि मोदी को रोकने और खुद को खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए, पॉलिटिकली रेलेवेंट करने के लिए इस इत्तेहाद के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर इन तमाम पार्टियों की मौजूदा इज्तिमाई ताकत को देखें तो इनके पास लोकसभा में 15 एमपी हैं, राज्यसभा में 30 एमपी हैं और 424 एमएलसीज भी इनके साथ हैं। लेकिन ये इत्तेहाद अपने आप में कई सवाल भी खड़ा कर रहा है। क्या ये इत्तेहाद मोदी को रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्या आवाम इस इत्तेहाद पर भरोसा करे या इनके साथ जाएगी? क्या कई सारे कद्दावर लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर रह पाएंगे? क्या इनकी आपस में सुरफटौल की नौबत नहीं आएगी? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज हम इस बहस में ढूंढेंगे। आज की इस बहस में हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के तर्जुमान अभय दुबे साहब मौजूद हैं, एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोक्समैन डॉक्टर अजय कुमार साहब हैं, द हिंदू अखबार की ग्रुप की सीनियर सहाफी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पटना स्टूडियो से बहस में जुड़ रहे हैं जेडीयू लीडर डॉक्टर अजय आलोक साहब, साथ ही लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लीडर जावेद आबदी साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। इस बहस की शुरुआत से पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपसी इंजमाम के बाद इस नई जमात के लीडरान ने क्या कहा। मर्जर का निर्णय करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और जो एक अध्यक्षों की कमेटी बना दी गई है वो बाकी सारे विषयों के बारे में तय करेंगे और जल्दी ही वो सारे विषयों पर निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। एक नया काम बता दो इस सरकार ने किया तो हम लोगों को जरूरत पड़ी कि देश के सामने सीमा को लेकर के भी आंतरिक जो हमारे साथ व्यवस्था है और आपसी प्रभाव की स्थिति में देश को होते हुए दिल्ली की सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। जाहिर है कि ये इंजमाम बीजेपी की आंखों की किरकिरी है। जनता परिवार के इंजमाम पर बीजेपी ने कहा है कि ये लोग डरे हुए हैं कि बीजेपी के हाथों फिर इनकी शिकस्त होने वाली है। ये जनता परिवार का जो विलय हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख के हुआ है। ये लोग डरे हुए हैं, इनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, लेकिन ये दल अगर मिल भी जाए तो वो बीजेपी को रोक नहीं सकते। मिलने में ही झंझट है। अभी तक न सिंबल तय हुआ, न झंडा तय हुआ, न नाम तय हुआ। ये 6 दल तो हैं, लेकिन इनमें विवाद इतना है कि सिर्फ मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो बनने से पहले ही विवाद साफ दिखता है। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें हर पार्टी और हर लीडर अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लखनऊ स्टूडियो में जावेद आबदी साहब जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव, वो नए जनता परिवार के मुखिया बनाए गए हैं, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी वो सदर बनाए गए हैं। जावेद आबदी साहब, आपका खैर मकदम है।
जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की पहल हुई है और जिस तरह से ये पूरी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव के कंधों पर डाली गई है, क्या लगता है कि इससे आप लोगों की अपनी ताकत, समाजवादियों की जो ताकत उत्तर प्रदेश में है, उसको भी थोड़ी कुव्वत मिलेगी, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, और ये जो अलायंस अभी हुआ है, ये जो मर्जर अभी हुआ है जनता परिवार का, वो नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर, यह एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा? जावेद साहब, जाहिर है कि जो ये इत्तेहाद हुआ है, जो इंजमाम हुआ है पार्टियों का, जी, मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि अभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो हसीन सपने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को दिखाए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, वो पूरे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। जो उम्मीदें दिलाई थी, वो उम्मीदों पे पूरा जो है पानी फिर चुका है। आज सारी जनता हिंदुस्तान की ठगी हुई अपने आप को महसूस कर रही है। नेताजी ने और शरद यादव जी ने और दूसरे हमारे 6 दलों ने बहुत बेहतरीन इकदाम किया है कि इस वक्त बेहतरीन वक्त पर, मुनासिब वक्त पर मुनासिब कदम उठाया है, और मैं समझता हूं कि ये वक्त की भी जरूरत है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद और मोहब्बत की जो गंगा जमुना बहती थी, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद वो गादली हो गई है। जावेद साहब, ये बताइए कि इस इंजमाम का उत्तर प्रदेश की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? माफ कीजिएगा, क्या फरमाया आपने? ये जो मर्जर हुआ है, जो 6 पार्टियां एक साथ आई हैं जनता परिवार की, इनका असर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे भी कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये अपने अपने इलाके के लिए, गरीब दबे हुए किसानों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए इन्होंने अपना जीवन लगाया, अपनी जिंदगी लगाई है। उन्हें जो सर उठा के नहीं जीते थे, उन्हें सर उठाने का सलीका सिखाया है। तो जाहिर है कि जब मुसीबतें आती हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पे मुसीबत आई हुई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए हम सब मुसीबत के वक्त एक जो जगह जमा हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि बिहार में हम जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, और 2019 में हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। जी जावेद साहब, लेकिन ये बताइए, ये भी खबर आ रही है कि शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी इस मर्जर के हक में नहीं हैं। क्या समाजवादी पार्टी में अंदर में भी कुछ इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई इख्तिलाफ है? समाजवादी पार्टी का एक ही लीडर है जो सारे के सारे उन्हीं के पीछे चलते हैं, उन्हीं के झंडे के नीचे, और वो है माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक, जो भी हम कितना ही कद्दावर कोई नेता हो, सब नेताजी की आवाज में आवाज मिलाते हैं, उनकी आवाज। यानी नेताजी ने कह दिया तो बात फाइनल है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। नेताजी ने जब कह दिया और नेताजी मुखिया बने हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप कह रहे हैं आब्दी साहब? नेताजी की बात फर्स्ट है और नेताजी की बात लास्ट है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं अजय दुबे जी, कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं अभय दुबे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस इस पूरे मर्जर को, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि पहले जब ये मर्जर हुआ था तो ये कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, लेकिन जो पहिया है वक्त का वो पूरा घूम चुका है और अब ये मर्जर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हुआ है। इस पूरे मर्जर को कांग्रेस किस तरह से देखती है और क्या ये चांसेस है, इसकी इम्कानात है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में कांग्रेस इस अलायंस के साथ जुड़े? सैयद भाई, देखिए, अगर हम अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करें जी, तो 77, 88 या 96 जो प्रतिस्पर्धात्मक क्रांति का लोहिया ने विरोध किया, उनके विषय पर ये सारा जो जिन्होंने आज अग्रणी भूमिका ली है काम करना प्रारंभ किया। मगर कालांतर में ये बात उनको समझ में आई कि बुनियादी रूप से हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक विद्वेष का भाव पैदा हुआ है वो ही हिंदुस्तान के लिए घातक है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से डरकर, हाँ बिल्कुल, समूचा राष्ट्र भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी के इस कृतित्व के। इस बात को मानने में कोई इतराज नहीं कि हाँ डर करके ही किया है, लेकिन किया है। ये तो सैयद भाई, पूरा देश डरा हुआ है। जिस प्रकार से सांप्रदायिक विद्वेष का वातावरण है, जिस प्रकार जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ इस सनातन भारतीय सभ्यता में रहते आए हैं। मैं आपको बताता हूं कि गीता तक में भी धार्मिक
सह अस्तित्व की बात कही गई है, तो ये तो देश वो है जो सबको साथ लेना जानता है। कांग्रेस का क्या रोल होगा? मेरा सवाल आपसे ये, कांग्रेस का क्या रोल होगा? लेकिन आज अगर इन विषयों को लेकर ये हमने कहा कि चूंकि जो कोलिशन का प्रश्न है चुनाव के संदर्भित विषय में, बिहार के पक्ष विषय में, तो वो तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एंटनी कमेटी निर्णय लेगी। लेकिन जो सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ ये लोग साथ आए हैं, उसमें हम लोग बधाई जरूर देते हैं। मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से, यानी आपको ये लग रहा है अभय दुबे जी कि ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है और इससे कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म या जिस तरह की पॉलिटिक्स है वो मजबूत होगी। इस दृष्टिकोण से हम लोग स्वागत करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी विचारधारा, हमारा मार्ग वो अलग है, लेकिन फिर भी देश के लिए ये अच्छी बात है। देश के लिए ये अच्छी बात है। ये कांग्रेस के जो लीडर हैं अभय दुबे, वो कह रहे हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो में डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर है। अजय आलोक के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता दल यू अब इस नए परिवार में, जो समाजवादी जनता परिवार या समाजवादी जनता दल, जो भी इसका नाम पड़े, उसमें उसकी हैसियत क्या होगी? क्या उसके सर्वमान सबसे बड़े लीडर लालू प्रसाद यादव होंगे और नीतीश कुमार उसमें सेकंड लीडर के तौर पर देखे जाएंगे? अजय आलोक जी। जी, ऐसा है कि जब ये परिवार के मर्जर की बात शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद जी, और राज्यसभा चुनाव में इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया जी, और राष्ट्रीय जनता दल ने हमें खुले तौर पे बिना मांगे वो समर्थन भी दिया। और उसके बाद एक रियलाइजेशन हुई कि बीजेपी को जब हमने कहा सुनते हुए, बड़ा कन्वीनियंटली स्टैटिस्टिक्स अपना प्लेस करते थे जी। अगर उनको बोलिए दिल्ली में आज आप 3 सीटों पे सिमट गए तो वो कहेंगे कि हमारा वोट प्रतिशत वही का वही है, हमें पहले भी 22-32% मिले थे, आज भी 32% मिल रहे हैं, लेकिन सीटें 3 हो गई जी। अगर उनसे लोकसभा के बारे में पूछिएगा तो वो कहेंगे आपको कि 282 सीटें हैं। तो फिर हमने उनके बयानों की जांच की तो पता चला 282 सीट तो है, लेकिन वोट सिर्फ 31% है जी। और जब हमने अपना जनता परिवार का वोट मिला के देखना शुरू किया तो हम तो बिहार में सिर्फ 45% से ऊपर निकल गए थे जी। तो कहीं ना कहीं लगा कि बीजेपी को सत्ता में मिलने के पीछे हमारी एकता न होना ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था। और मैं आपको बता दूं कि विगत में भी 4 बार ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 1977 में, 1989 में, 1996 में। समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जब भी ये इकट्ठा होकर संघर्ष करते हैं देश की सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। होता है, लेकिन उसके बाद इनमें भी आपस में बड़ा परिवर्तन होता है, सरफुटबल होती है, अलग हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण ये हमेशा सत्ता मिलने के बाद अलग हुए हैं जी। आज जो आप बोल रहे हैं जी, और आज जो आप अपने क्वेश्चन जो उठाया कि नीतीश कुमार जी की क्या हैसियत होगी, सर्वमान्य नेता कौन होंगे, तो ये आज जो गठबंधन हुआ है ये इसलिए कामयाब रहेगा क्योंकि लोगों ने अपना अहंकार, अपना अहंग, अपना स्वयं को त्याग करके एक विलय करने का फैसला किया है और मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया गया है कि नेता वही होंगे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और किसी व्यक्ति की अहंग की इसमें जगह नहीं है। और यही इस गठबंधन का सबसे बड़ा बाइंडिंग फोर्स है, चाहे वो लालू जी हो चाहे नीतीश कुमार हो। तो आपको लगता है कि लालू जी और नीतीश कुमार में लीडरशिप को लेकर कोई टकराव नहीं होगा? अभी तो लीडरशिप को लेकर कोई विवाद नहीं है। सर्वमान्य नेता मुलायम सिंह यादव है, सर्वमान्य लीडर मुलायम सिंह यादव हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के लीडर, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन है अजय कुमार। अजय कुमार जी, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने लगी है एनडीए के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मेरी लालू प्रसाद यादव से पटना में मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ ये कहा कि आप देखते जाइए, दिल्ली दोहरा देंगे हम लोग बिहार में। क्या कहिएगा आप? नहीं, हम तो बधाई देना चाहेंगे कि इस देश को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत थी और अगर वो एक मंच पर आकर के एनडीए के पॉलिसीज को नैतिक आधार पर देश के हित में अगर उठाना चाहते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि कोई कह रहा है ये गठबंधन मोदी जी के डर से है, कोई कह रहा है ये सत्ता के लिए है, हम तो दिल्ली दोहरा देंगे। मतलब ये सवाल विचार का नहीं है, ये सवाल जो उपजा है, जो आज हम जन की स्थिति देख रहे हैं। मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि ये नया शहर है दोस्तों, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये जो हाथ मिला है
मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये हाथ तो आपके मोदी जी ने भी मिलाया है। ये हाथ इस तरह से दिल मिले न मिले, रामविलास पासवान जी से, दूसरे ऐसे बहुत सारे लीडर से जिनका दिल उनका कभी नहीं मिला, हाथ मिलाते रहे। तो ये तो कहीं पॉलिटिक्स की रीत है। देखिए अजय जी, नहीं, इसमें दो सवाल है। मैं तो बधाई भी देता हूं और इनसे यह अपेक्षा भी करता हूं कि हाथ मिलाने के साथ साथ दिल मिलाएं, जैसे रामविलास जी जिस गठबंधन में है वहां दिल मिलाया है। अच्छा, वहां दिल मिलाया। आप जो कहे रामविलास पासवान जी जो पूरे तौर पे हमेशा मोदी को अपोज करते रहे, उनका दिल मिल गया। उसका दिल जब हमें अपोज करने की जरूरत थी तो उसी सरकार में नीतीश कुमार जी भी थे। जब उसी सरकार में दंगे के सवाल पर शरद यादव जी भी मंत्री थे, तो उस समय इनको मोदी बुरे नहीं लगे, रामविलास जी को बुरे लगे। दंगे के सवाल पर रामविलास जी ने मंत्रिमंडल को छोड़ने का काम किया। ये भी उसी मंत्रिमंडल के हिस्से थे। आज इनको मोदी बुरा लग रहा है, लेकिन जब मंत्री पद मिला था तो मोदी जी इनको स्वीकार्य थे। रामविलास जी ने जब कोर्ट से क्लीन चिट दे दिया गया, कोर्ट इस देश की सर्वोपरि संस्था है, तब हम अजय आलोक जी आपके ऊपर ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय, बिल्कुल पूछिए इनसे कि उसी मंत्री, मुझे और अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अवसरवादिता के लिए एक तरफ सांप्रदायिकता का शोर मचा रहे हैं, ये इतिहास का चक्र, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें कह दी है, इनके इतिहास को लेकर के, इनके भूगोल को लेकर के, और बाकी बातें आलोक जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। और अब देखिए एक नया लड़ाई है कि मोदी का विकल्प या एनडीए का विकल्प ये बनेंगे या कांग्रेस बनेगा। क्या कांग्रेस अपनी विरासत, अपना स्टैंड छोड़ेगा कि मोदी से लड़ने के लिए ये नंबर 1 पार्टी है 44 सीट के साथ, या इसका नेतृत्व ये जाकर के सौंप देंगे माननीय मुलायम सिंह जी को, जिनके पास 15 लोकसभा की इकट्ठी सीटें हैं। इस सारे कांग्लोमेरेट को हम मिला लें। एक बड़ा इशू है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पूर्णिमा त्रिपाठी, उनकी काफी नजर रहती है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे, काफी लंबे वक्त से हिंदू ग्रुप के साथ जुड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूर्णिमा, आपने पहला भी देखा होगा जनता पार्टी का जो मर्जर हुआ था, इनका आपस में आना, उसको आप अगर सामने रखिए तो अभी जो ये लोग साथ हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, या लोग बहुत डेस्परेट होकर के मोदी के डर से एक साथ आए हैं, या इन लोगों में एक जेन्युइन एक फीलिंग है, एक कमिटमेंट है कि किसी भी तरह से सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को किसी तरह से बरकरार रखा जाए? क्या देखते हैं? देखिए फैजल साहब, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाला वर्ड है, इसको नहीं यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि इनका साथ आना ये जरूर है कि इनकी अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी इस साथ आने में झलक रही है, बिल्कुल झलक रही है। लेकिन इनकी जो कमिटमेंट की आपने बात की, हमको उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये सारे नेता, इनका एक बहुत क्लियर सेक्युलर माइंडसेट है, और ये अगर कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म को अपोज करने के लिए साथ आए हैं, तो हमको उस पर विश्वास होता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड वैसा रहा। मतलब आपको ये लगता है कि ये लोग जेन्युइनली कहीं ना कमिटेड हैं सेक्युलरिज्म को लेकर? बिल्कुल, सेक्युलरिज्म को लेकर कमिटेड है, इनका सबका रिकॉर्ड एक रहा है। और अगर शरद यादव के बारे में बता रहे हैं कि वो तो रहे हैं मोदी जी के, वाजपेयी जी के कैबिनेट में। इसमें एक चीज और पूर्णिमा जी, ऐसा रिकॉर्ड है कि जेपी का लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद और जेपी का कांग्रेस का विरोध के लिए ये कभी हमारे साथ एक मंच पे खड़े थे, और आज भाजपा के साथ विरोध में ये एक दूसरे मंच पे खड़े थे। ऐसा कमिटमेंट है। अभी 2 महीने पहले ये बात तो पासवान जी के लिए भी कही जाती है। आप इनके साथ थे, हम लोगों से मिले हैं कि उसका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पासवान जी का एक बार आपका स्वागत है। पूर्णिमा, अपनी बात करते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इनका हाथ मिलाना एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जो नॉन बीजेपी स्पेस था वो बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेड सा बिखरा हुआ हो गया था आज की डेट में। उसमें कांग्रेस कहीं बहुत मरी गिरी हालत में दिखाई दे रही थी, उसमें उठने की भी जो एक विल पावर होती है वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये एक बहुत सिंबॉलिक एक ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स हुआ है कि जो नॉन बीजेपी ग्रुप है वो इकट्ठा होकर सामने चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हो गया है। कोई ना कोई एक ऑपोजिशन के तौर पर सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इनकी संख्या पे मत जाइए, 15 ही सिर्फ लोकसभा मेंबर है, उस पर मत जाइए। इन नेताओं की अपनी अपनी कद के हिसाब से काफी बड़े हैं, तो ये कद के हिसाब से भी अगर ये इस अलायंस को देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से देखा जाए ये अलायंस अच्छी जगह पे हो गया है, लेकिन इन पूरे अलायंस के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं और हाशिए पे जाती हुई दिखती है। इस पूरे अलायंस के बाद कांग्रेस किस तरह से दिखेगी ये जानने की कोशिश करेंगे पूर्णिमा त्रिपाठी से ही ब्रेक के बाद। लेते हैं एक ब्रेक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले पूर्णिमा ये बता रही थी कि इन लोगों का जो कद है, जो 6 लीडरान इस अलायंस में आए हैं, जो एक जनता परिवार के बन रहा है, उसमें उनका कद अपने आप में बहुत बड़ा है और उन सारे लोगों का कम से कम सेक्युलर क्रेडेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। तो उनके नंबर पे ना जाकर के उनके कद और उनके कमिटमेंट को देखना चाहिए। दूसरी बात ये पूर्णिमा ये कह रही थी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मरी हालत में है, लेकिन पूर्णिमा ये बताइए कि इन लोगों के कद को आप देख रही हैं, इनकी जो पॉलिटिकल ये जो अपील है या जो इनका है, इन सारी चीज को आप देख रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है, पैन इंडिया नहीं है। आज भी पैन इंडिया पार्टी के तौर पे कांग्रेस देखी जाती है, पहचानी जाती है। तो कोई भी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी का या यूपी एनडीए का बगैर कांग्रेस के हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसमें हमें पिछला हम जब उठा के देखें रिकॉर्ड, तो जब भी इस तरह का कोई नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस ऑल्टरनेटिव आया है तो उसमें कांग्रेस के साथ मिलने पर ही वो एक वायबल एंटिटी बना है, वायबल एंटिटी बनता है, गवर्न करने के लायक बनता है। तो कांग्रेस का उसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। तो अच्छा, दूसरा इनकी जो पार्टियां, जो 6 पार्टियां साथ में आई हैं, उनकी प्रेजेंस को हम देखें तो वो उन्हीं स्टेट्स में स्ट्रांग है जहां कांग्रेस बहुत वीक है आज की डेट में। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के कि अगर यूपी में है समाजवादी पार्टी, अगर बिहार में आरजेडी और जेडीयू है, तो वहां पे कांग्रेस बहुत ही गिरी हुई हालत में है। तो कांग्रेस उनके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं? उनके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन स्टेट्स में कांग्रेस अपने आप इंडिपेंडेंट बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकती। हाँ, मुश्किल है कहना कि वो खड़ी हो सकती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग उसके साथ। लेकिन इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां एक फैक्टर मायावती का है कि मायावती वहां पे एक पोटेंट फोर्स है और वो उनका अपना वोट परसेंटेज भी बहुत स्ट्रांग है। जावेद आबदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अलायंस अभी बना है, इसमें जाहिर सी बात है कि आप जिस अलायंस में होंगे उसमें मायावती नहीं होंगी, और मायावती नहीं होंगी तो कहीं मायावती दूसरी तरफ अगर चली जाती है तो बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में भी क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेजेंट अलायंस है ये कारगर होगा और 2019 में वहां पे आपके यहाँ इलेक्शन शायद होने वाले हैं, जो भी अगला असेंबली इलेक्शन होने वाला है उसमें आपको जीत दिलवा पाएगा बगैर मायावती के? ये बड़ा अच्छा जी, तो बहुत अच्छा है कि मायावती नहीं है, क्योंकि अगर मायावती होती तो बस सिर्फ फसाती फसाद होता। और मैं समझता हूं कि मायावती जी से पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन से पहले या चुनाव के बाद जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकती हैं। और ये उत्तर प्रदेश बाद में मिलेंगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर असेंबली इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी सकती। जी जी बोलिए। देखिए, असल में बात यह है कि मोदी को या सांप्रदायिक ताकतों को 20% या 18% मुसलमान नहीं रोक पाते, बल्कि 60, 65 या 70% सेकुलर हिंदू रोक पाते हैं। इसलिए हमारे साथ ये गलत बात है कि सिर्फ हमारे साथ मुसलमान हैं या हम यादव बेस्ड पार्टी है, हमारे साथ सेकुलर लोग हैं। अगर हमारे साथ वोट न होते तो मैं समझता हूं कि 12 करोड़ वोटर्स में से हमें 227 सीटें न मिलती। लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हुआ है हाल आप लोगों का, वो भी आप जरा गौर कीजिए कि आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ 4 सीट मिली। आब्दी साहब, जावेद आब्दी साहब, जनता को बेवकूफ बनाया गया। माननीय मोदी जी ने एक मिक्स प्लेटर बना के दिया, वो हम ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी भारत में
एक मिक्स प्लेटर बनाया गया, जिसे हिंदुत्व चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, जिसे डेवलपमेंट चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, जो जिसे रोजगार चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे। लेकिन आज 10 महीने से ज्यादा साहब इन्हें बताइए कि उत्तर प्रदेश में कल चुनाव का रिजल्ट आया है उमा भारती के क्षेत्र में, कहा था कि हमें अच्छे दिन लेके आने हैं। आज आसमान टक रही है, सितारे गिन रही है कि कहां पे अच्छे दिन है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं कि बहुत लोगों के नहीं है। चलिए जावेद साहब आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के जो लीडर हैं पटना से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। रामविलास जी के पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुछ बोल रहे थे हमारे बारे में। जी जी जी, मैं उन्हें याद दिला, बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे आपके बारे में। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे जी, और वहां पे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट परवेज मुशर्रफ से लेके आए थे। तो आज क्या मोदी जी के सरकार को ज्वाइन करते समय सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया क्या उन्होंने? जी, और इतने सीनियर लीडर हैं इसलिए उन्हें मौसम की बहुत अच्छी पहचान रहती है। उन्हें पता होता है कि आंधी कब चलने वाली है और आंधी के हिसाब से अपना रुख बदल लेते हैं। अच्छा, 1989 से हम लोग तो देख ही रहे हैं, कभी सप्रग हो चाहे यूपीए हो, हल्दी की तरह हर जगह फिट कर जाते हैं। नहीं, राजनीति में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। आलोक जी आपकी रामविलास जी को हल्दी मुबारक। जी आलोक जी, आपकी यादाश्त की मैं तारीफ करना चाहूंगा जी, लेकिन आप जरा ये भी याद कर लीजिए कि नीतीश कुमार जी भी सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट वहीं लेके आए थे और कल तक आप भाजपा के साथ ही इन्हीं मोदी जी के साथ गलबलियां कर रहे थे। आप अक्सर आपके नेता कहा करते थे कि कसम खाते हैं कि हर रात और हर शाम तुम्हारे साथ गुजारेंगे। अब पटना में शाम नहीं होती या दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। नीतीश कुमार अभी 3 महीने पहले का किस्सा न बोलिए। आपकी यादाश्त बड़ी अच्छी है, आप काबिले तारीफ बदलने वाली बात नहीं है डॉक्टर आलोक जी। अभी मैं बता दूं, इस मर्जर से पहले शरद यादव जी ने यह बयान दिया, जनता पार्टी कितनी सीट देगी ये पता नहीं है जी, अभी याद नहीं है। यही चलिए आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज डॉक्टर अजय आलोक आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिहार में आपकी पार्टी और आरजेडी तो बिल्कुल मिल गई है, लेकिन एक जो सियासी गलती जिसको कहते हैं वो किया था नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की। अब जीतन राम मांझी ने बगावत करके हम बना लिया है अपना, उनका एक मोर्चा एक पार्टी बन गई है और ये माना जा रहा है कि वो आप लोगों के सपनों को साकार नहीं होने देंगे। वो उनका जो दलित महादलित वोट बैंक है वो उनके साथ है और वो पूरे तौर पे पर तौल रहे हैं कि बीजेपी से न्योता आए या बीजेपी में ज्वाइन करें। ऐसी हालत में क्या करेंगे आप लोग? मैं 1 मिनट यहाँ पे और लेना चाहूंगा जवाब देने पहले। अरे हम तो पहले ही से सवाल है, हम तो पहले ही से कह रहे थे कि बीजेपी के इनकी मति भ्रम कर दी। तो मांझी जी जाए बीजेपी के पास, कौन रोकता है उन्हें? नहीं तो आप लोग का क्वेश्चन बिगड़ जाएगा कि अपने बारे में अगर उनकी गलतफहमी हो गई कि महादलितों के नेता हो गए, तो ऐसा है कि महादलित शब्द किसने बनाया? महादलित बनाया किसने? नीतीश कुमार जी ने जी। और ये बिहार के महादलित लोग भूले नहीं हैं जी। और जीतन राम मांझी को भी गलतफहमी दूर एक आराम से हो चुकी। वो जानते हैं कि 2010 का चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी जगह उनके बेटे को लड़वाया जाए, उन्हें किसी आयोग का सदस्य बना दिया जाए जी। ये तो नीतीश कुमार जी के कहने पे कि आप चिंता मत कीजिए, आप जीतेंगे, तब वो तो चुनाव लड़े जी। और आज कहीं और से फीडबैक लेके अगर क्षेत्र में निकल के अपने आप को कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नेता बनने की इच्छा हो गई हो तो फैक्टर तो हो ही गए हैं आलोक जी, वो फैक्टर तो हो गए हैं। नहीं होती है जो राजनीति में आपका मति भ्रम करने के लिए होते हैं। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं यही कह रहा था। तो मति भ्रम हो गया तो कोई क्या करे? जहां तक रही राजनीतिक गलती हो तो नीतीश जी ने भी स्वीकार कर ली कि हाँ उससे गलती हुई है। जी देखिए कितना बढ़िया गुलदस्ता बना है। अभी कल तक लालू जी नीतीश बाबू को इसी सांप्रदायिकता का सुशासन बाबू का चेहरा बताते थे। यही नीतीश कुमार जी जंगल राज का नारा लगाकर बिहार की सत्ता पे काबिज हुए। बहुत दिलचस्प चित्र उभर रहा है। और अब ये मांझी जी को कह रहे हैं पहले महादलित के नेता तो हम हैं, दलितों को बांट करके महादलित शब्द उत्पादन करने में केमिस्ट्री में जो माहिर है। अजय जी आपसे एक सवाल ये है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, इसलिए जैसे मैं सवाल सुनिए कि जब से जीतन राम मांझी एक दलित चेहरा के रूप में एक लीडर के तौर पे उभरे हैं तो रामविलास पासवान का अपना जो वोट बैंक है वो भी उनको खिसकता हुआ दिख रहा है, तो वो भी बहुत परेशान है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं। कोई परेशान नहीं है। हम आज भी जीतन राम मांझी के साथ जो बेइज्जती हुई है,
जो एक दलित का अपमान हुआ है, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी, अभी ये रामविलास पासवान जी लोहिया की मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए तो जनता दल के लोगों ने उसको दूध, चंदन और पानी से धोया है। हम उसकी कटी शब्दों में आलोचना करते हैं और जो दलितों का लगातार अपमान, उनका विभाजन, महादलित शब्द का गठन, हम इसकी भी आलोचना करते हैं। इसकी भी आलोचना और हम यह बताना चाहते हैं डॉक्टर, हम यह बताना चाहते हैं कि ये कैसी, एक चीज और मैं कह दूं, यही लालू जी हैं जो रिजर्वेशन में आज तक पिछड़ों और दलितों को अपोज करने वाले, यही आपने आज ये दलितों और अल्पसंख्यक और पिछड़ों की हिमायत, ये राजनीति है, ये राजनीति है। अजय जी, आपको भी मालूम है किस तरह से पानी पी पी करके कोसते थे नरेंद्र मोदी को रामविलास पासवान, आज साथ में बैठे हैं, तो ये तो सबके साथ लगा हुआ है। अब अभय दुबे, जिस सवाल पे अभय दुबे आपसे जानना चाहूंगा, अभय दुबे जी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा पूर्णिमा त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी वायबल ऑल्टरनेटिव बगैर कांग्रेस के नहीं हो सकता है नेशनल लेवल पे, और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 राज्यों का इन्होंने नाम लिया, वहां पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है, जनरल परसेप्शन है जिसकी कहीं ना कहीं जयराम रमेश ने भी उस तरफ इशारा दिया है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस इन अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव में जाना ज्यादा उचित समझेगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये कब तक पिगी बैंक की तरह कांग्रेस इन राज्यों में रहेगी? अपना आधार या अपनी शक्ति, अपनी ताकत कांग्रेस इन राज्यों में बना पाएगी या नहीं? देखिए, हमने संगठनात्मक दृष्टिकोण से हर वो संभव कोशिश करने का प्रयास प्रारंभ किया है। राहुल जी ने इसी संदर्भित विषय पर अग्रणी भूमिका ली है कि कैसे इन राज्यों में हमने हमारे संगठनात्मक स्वरूप को आगे बढ़ाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, बहुत बात कही हमारे साथी मित्र अजय जी ने कि रामविलास जी ने जब क्लीन चिट मिल गई नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद ग्रहण किया। क्या निरंतर आपको क्लीन चिट रामजादे की उपमा से, क्या निरंतर पिल्ले की उपमा से, क्या निरंतर मुसलमानों के वोटों के अधिकार छीन लेने से क्लीन चिट के बाद आप फिर भी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं? देखिए, अंतर देखिए, जब रामविलास जी यूपीए के साथ होते हैं तो इस देश को खाद्य की सुरक्षा का कानून मिलता है, जंगल में आदिवासियों को उनकी संपत्ति, उनके व्यवसायिक संदर्भों में एक अधिकार मिलता है, सूचना का अधिकार मिलता है। रामविलास जी ने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 जून को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मेरे ख्याल से मंत्री हैं, 12 जून को इस देश के समूचे प्रदेशों को एक पत्र रामविलास जी की मंत्रालय से गया है, कहा कि 150 रुपए का बोनस जो किसानों को सरकारें देती है, राज्य की सरकार है, उसको बंद कर। सुन लीजिए, एक मिनट, अजय जी ने सही बोला, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, सुन लीजिए, अप्रामाणिक बात कर रहे हैं अजय जी, सुन लीजिए, अजय जी सुन तो लीजिए, मुझे एक इंटरवेंशन दीजिए कि ये कानून आपकी सरकार ने बनाया है, यूपीए की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार। रोज कानून बदल रहे ना, रोज कानून बदल रहे। हमने ये कहा कि पहले इनके कानून के हिसाब 50% के जी, ये विषय वो है नहीं, ये आप एक विषय से विषयांतर कर रहे हैं और अब आप अगर बोलना नहीं देना चाहते हैं, आप इतने निराश के भाव में मत आइए। जो पत्र है मैं सहारा समय को प्रामाणिक प्रति देने को तैयार हूं, और उसमें कारण क्या दिया है आपने? यह कहता है कि 50% भूमि अधिग्रहण के कानून का विषय ही नहीं है, ये भूमि अधिग्रहण का विषय ही नहीं है, वो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का विषय है। मैं वही बता रहा हूं कि आपका कानून यह कहता है कि ओलावृष्टि के 50% सुन तो लीजिए अजय जी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में क्या झूठ खुलासा करने वाला, रुक तो जाइए, एक क्षण दीजिए। आपका झूठ तो जनता देख चुकी है, आप अपने लीडर को पहले ढूंढ लाइए, वो नहीं हमारे खुलासा कीजिएगा। अब सुनिए, इस देश के प्रत्येक प्रांत को रामविलास जी के मंत्रालय से पत्र गया, मैं उसकी प्रामाणिक प्रति दूंगा। कारण क्या दिया कि इस देश के व्यापारी उस खरीद की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अरे हमने दिखा चुके हैं, व्यापारियों का पक्ष लिया। दूसरा बड़ा विषय मैं यहां उठाना चाहता हूं कि किस प्रकार जो किसानों को कुचलने का कानून इस देश में लाया गया है, कैसे लाए? रामविलास जी को इस बात की व्याख्या कीजिएगा कि गुजरात
इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 उसकी प्रतिकृति लाकर नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी कर दी। 50-50 हेक्टेयर 50-50,000 हेक्टेयर भूमि गुजरात में सही है साहब। तो आज जो परिस्थितियां पहले तो आप जो परिस्थितियां, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये एक वाइबल ऑल्टरनेटिव आने की बात हो रही है, नेचुरली एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव वाइबल ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस की बिहार और उत्तर प्रदेश एक बार बहस करने को हम तैयार हैं। उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या रोल होगा, और अगर वो एक छोटे प्लेयर के तौर पे इन अलायंस के साथ जाती है तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदी हार्टलैंड खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो गई? नहीं, समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। हमारा प्रादुर्भाव होगा और हम अग्रणी भूमिका फिर इन राज्यों में रहेंगे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां हैं उसमें सारी सेक्युलर फोर्सेस को आज चुनौती देश के सम्मुख क्या है? जो समावेशी विकास, जो समावेशी विकास, सुन तो लीजिए, स्वीकार करेंगे आप स्वीकार, मुलायम सिंह आपका, अरे अभी तो सोनिया जी के साथ सारे इन नेताओं ने जिन्होंने दल बनाया है, हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक पदमार्च किया इस काले कानून के खिलाफ, और सारे दल ये साथ में। ये बात जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी लैंड एक्विजिशन बिल पे भी सारे लीडर सोनिया गांधी के नेतृत्व में या सोनिया गांधी के साथ, अगर नेतृत्व ना भी कहें तो उनके साथ रोड पे उतरे और उन्होंने मार्च किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बात तो दिख रहा है कि ये ऑपोजिशन में यूनिटी है वो आ रही है, और सारी पार्टियों को कांग्रेस का लीडरशिप भी ये कबूल है। फैसल साहब, एक चीज और हमें सोचना होगा ना, कांग्रेस के रोल की जहां तक बात है तो कांग्रेस तो बिहार में ऑलरेडी इनके साथ है, वो सरकार भी जो चल रही है वो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, तो कांग्रेस को इनके साथ। मेरा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस अपना आधार, अपना बेस बिल्कुल सवाल कर उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस का अभी वो दिख नहीं रहा है, और एक बात में है कि यूपी या बिहार में वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश भी करते नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे लगता है कांग्रेस अभी वेट कर रही है कि उनकी अपनी लीडरशिप का ग्रोइंग अप ईयर्स खत्म होगा और वो जब मैच्योर होके सामने आएगा तो उसके ऊपर वो कुछ शायद कर पाएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि इस पूरी चीजों के बावजूद एक फिर से टर्निंग होगी, फिर से कहीं ना कहीं रिवाइवल होगा और कांग्रेस फिर से इन स्टेट्स में वापस आ पाएगी? स्टेट्स की बात हम नहीं कर सकते, अभी स्टेट्स की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस आएगी ही वापस, क्योंकि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ये अगर कोई मान के चलता है कि वो खत्म हो गई तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल नाइविटी होगी, खत्म नहीं होती है। तो पार्टी जो कम दिनों में जो हमने देखा, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता जी खतरा आपके लिए बना हुआ, ये दोनों कह रहे हैं हमारे लिए खतरा नहीं है। देखिए यहीं पे लड़ाई शिफ्ट हो गई कि ये जो अपोजिशन है उनको खतरा नहीं है, वो फिर घर आ जाएंगे, या ये जो अपोजिशन आलोक जी कह रहे हैं आप। और मैं बता दूं कि ये दिल्ली मार्च एक चेहरा है और बिहार जाते जाते इनके मंच पे लालू जी नहीं, क्योंकि वो दागदार नेता है, और उनके मंच पे ये नहीं, लेकिन ये सारी चीजें पास्ट की हैं। अगर वैसा देखिएगा तो एक दूसरे से लालू अनुज भी नहीं देखते। सैयद साहब, भविष्य के भारत के लिए हम न्योता देते हैं अजय जी को कि रामविलास जी को कम से कम कन्विंस कराएं कि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है देश में, जो समावेशी स्वरूप इस देश का है, सारी सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम में जो समावेशी योजना थी उसमें सबको क्रप कर दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। वो एक हैंडफुल ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए ये कर दिया। तो आप विपक्ष क्या कर रहे हैं? अजय कुछ कहना चाह रहे? जब ये जो समाजवादी धारा के लोग हैं जब साथ आते हैं तो ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट साथ आते हैं, और ये रिकॉर्ड है कि वो उस एस्टैब्लिशमेंट को हराते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही, जब ये साथ आए हैं सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने हाथ मिलाया तो कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को बाहर किया। आज बीजेपी के खिलाफ हाथ मिला रहे हैं तो ये बीजेपी को हरा सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये जो अलायंस है इसमें ये पोटेंशियल है कि ये कहीं ना कहीं सैयद साहब इस आंधी को अब रामविलास जी को पहचान लेना चाहिए, और समय नहीं वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मुझे एक ऐतिहासिक तथ्य याद आ रहा है कि ये वही नेता हैं जो इकट्ठे होकर के कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। यही बात जावेद आब्दी साहब ने कही, यही बात जावेद आब्दी ने कही कि हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़ा मजेदार बात है, देश में इनके ऊपर यकीन करके उस दौर को देखा। उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ था आज 20 साल का हो चुका है और वो वोट देगा। चलिए ये अजय कुमार ये कह रहे हैं कि इनका जो पास्ट है, इनकी जो हिस्ट्री है, जी वही मैं कह रहा हूँ, और वो जो नेता थे वो 70 साल के पार हो चुके हैं।
चलिए यहाँ पे वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह की हिस्ट्री रही है, जिस तरह का पास्ट रहा है इस मर्जर का, इस अलायंस का, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने इनका पहले वाला पीरियड देखा है वो आज के वोटर हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में क्या वो लोग इस पर अलायंस पे भरोसा कर पाएंगे? लेते हैं ब्रेक। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले गर्मा गर्म बहस में ये बात सामने आई कि ये जो जनता परिवार का जो पहले की जो हिस्ट्री रही है, उनकी जो तारीख रही है, वो बहुत अच्छी नहीं रही है। जब ये साथ आए हैं कुछ दिनों के बाद अलग हो गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात पूर्णिमा त्रिपाठी ने बताई कि ये जब साथ आए हैं तो जो भी रूलिंग पार्टी रही है उसके खिलाफ आए हैं और उसको हटा करके ही इन्होंने दम लिया है। ये भी इनकी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन अजय कुमार का ये कहना है कि ये भी मान लीजिए कि जो 1988 में जो लोग थे जिन्होंने इनका वो दौर देखा है वो अब बड़े हो गए हैं, वोटर हो गए हैं। क्या वो लोग इनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे? जावेद आदमी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि वो लोग जिन्होंने पहले जनता परिवार का हश्र देखा है वो फिर से किस बात को लेकर के जनता परिवार पे भरोसा कर पाएंगे? जावेद आदमी साहब। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने जनता परिवार का पास्ट देखा है, अगर ये इनके इंजमाम में देखा है और इनको आपस में बिछड़ने में देखा है, लेकिन जब ये आपस में बिछड़ जाते हैं तो इनके रास्ते जुदा हो जाते हैं, लेकिन इनका मकसद, इनका हदफ और इनकी मंजिल एक होती है जी। जब ये मुत्तहिद हो जाते हैं तो इनका रास्ता एक हो जाता है और इनका हदफ फिर भी सबका एक ही होता है जी। चाहे वो कितने ही समाजवादी पार्टी के कितने ही दल बन जाएं, लेकिन उनका मकसद है गरीबी को मिटाना, समानता को लाना, सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करना। चाहे उनके नाम बदल जाते हैं मगर उनका मकसद एक होता है। और ये बिल्कुल जुदा इसी तरह से हो जाते हैं कि जैसे पानी की धार में आप कोई लाठी मार दें तो रास्ता बन जाता है जी। पूर्णिमा त्रिपाठी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक चीज और बड़ा कंट्राडिक्टरी दिख रही है कि केरला की अगर बात करें तो केरला में ये जो अलायंस के 2 पार्टनर हैं, जनता दल एस वो एलडीएफ में है और जनता दल यू जो इस जनता परिवार का एक और बड़ा हिस्सा है वो वहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ में है। ये किस तरह की राजनीति है? क्या आपको लगता है कि केरला में भी कुछ पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है इस बेसिस पे? नहीं, केरला में तो जनता दल और जनता दल एस का बहुत ज्यादा कोई बहुत इन्फ्लुएंस है नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर तो वो होते नहीं है बेसिकली, तो वहाँ लेफ्ट पार्टीज एंड कांग्रेस का ही आपस में। लेकिन इस अलायंस के लोग 2 धड़े में बटे हुए हैं केरला में। नहीं तो वो स्टेट देखिए, इनकी अपनी जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो है, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस तो है, लेकिन जब ये साथ आए हैं तो ये स्टेट के ऊपर अपना स्ट्रैटेजी तय होगी। तो वो सेम स्ट्रैटेजी जो केरला में है या कर्नाटका में है वो यूपी में रिपीट होगी या वही चीज बिहार में रिपीट होगी, ऐसा नहीं होगा। तो हमें इनको स्टेट वाइज अलग करके देखना होगा। और हम जहां तक स्टेट की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला जो इनके सामने चैलेंज है वो बिहार का है। अगर ये बिहार में अपना सारा मसला स्मूथली कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अलायंस क्रेडिबल हो जाएगा। तो अभी इमीडिएट चूंकि बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे लीडरशिप का भी मामला थोड़ा फंसा हुआ दिख रहा है। तो अगर ये इस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं तो हमें इनसे आगे के लिए बहुत उम्मीदें बढ़ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये तो बिहार का भी मामला है, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है और बंगाल में भी जो तृणमूल कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं कोई अलायंस ढूंढ रही है, चाह रही है किसी के साथ अलायंस पे चली जाए, किसी के साथ अलायंस कर ले। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि ये जो
जनता परिवार है, इस पे दूसरी पार्टी जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र की या तृणमूल कांग्रेस है, वो भी आपको लगता है कि समय आने पे या वक्त आने पे वो भी इसका हिस्सा हो सकती है? ये थोड़ा अर्ली है कहना। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या तृणमूल का जहां तक मुझे लग रहा है, कांग्रेस में भी अभी कई थोड़े छोटे छोटे बयान आए हैं कि उसमें भी एक रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस कई नेता है कि उसको शुरू किया जाए कांग्रेस में। तो ये यानी जो कांग्रेस की पुरानी पार्टियां वो कांग्रेस के टूटे हुए धड़े हैं। तो अगर कोई वैसा उनकी तरफ से रीथिंकिंग होगी तो वो शायद कांग्रेस में बेहतर उनको लगेगा आना, बजाय इसके कि वो जनता परिवार के हिस्सा बने। जावेद आब्दी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत करीब माने जाते हैं नेताजी के और खास करके अखिलेश यादव जी के। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात भी कहीं ना कहीं आई है कि ममता बनर्जी से नेताजी टच में हैं और ये माना जा रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस को भी इस परिवार का हिस्सा बनाने की बातचीत चल रही है। क्या कहिएगा जावेद आब्दी साहब? नेताजी हर समाजवादी जहन रखने वाले हर नेता के टच में हैं और वो चाहते हैं कि जो संघ बने हुए हैं वो सारे एक हिमालय बनकर सामने आए और फिर सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकें और फिर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बने। 2019 में उनकी नेताजी की रात दिन सुबह शाम बरसरेआम यही कोशिश है कि सारे बिखरे हुए लोगों को जमा किया जाए और नेताजी उसमें उस बिखरे हुए मोतियों में एक धागे का काम नेताजी और ममता बनर्जी नेताजी कल तक जो है वो सिर्फ एक दल के नेता थे। नहीं, इसमें आब्दी साहब जो कहें वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी का चुनाव हो रहा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में नेताजी और ममता बनर्जी में घंटों मीटिंग्स हुई और उसके बाद जो बाहर निकल के नेताजी ने ममता बनर्जी को जो बातें कही जो बिल्कुल पलट गए उन बातों से और प्रणब मुखर्जी अपना अनाउंस कर दिया, तो शायद ममता बनर्जी उसको देख के ही आगे कोई फैसला इसमें लेंगी। चलिए, हमारे साथ जनता दल के आलोक जी हैं, डॉक्टर अजय आलोक, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और छोटी पार्टियां बिहार की वो भी आपके साथ जुड़ेंगी या ये पूरा अलायंस कंप्लीट है? नहीं, सिर्फ बिहार की क्यों, देश में आप ये देखिएगा आने वाले दिनों में एक नया परिवर्तन हो रहा है। ये 6 दल मिलके एक चुंबक की तरह काम करेंगे, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा और जैसे ही ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश की अन्य पार्टियां जो ये सब आके जुड़ेंगी। हमारा प्रयास ही यही है कि जो संयुक्त जनता परिवार था पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म, एक संयुक्त जनता परिवार कहिएगा तो उसमें तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो जाएगी जी, तो उनको भी लेना चाह रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी मर्ज नहीं किया था जी, लेकिन जो असवाल जो जनता पार्टी थी 1979 की उसमें कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी भी थी साथ में जी। और ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं है जी। पहले देश जूझ रहा था कांग्रेसवाद से जी, अब देश जूझ रहा है बीजेपीवाद से जी। तो स्वाभाविक है जो भी हिटलरशाही पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तो मोर्चा बनी जाएगा और मोर्चे ने हमेशा पटकनी दी है, ये इतिहास रहा है देश का जी। तो तैयार रहे बीजेपी वाले, तैयार रहे बीजेपी वाले इस मोर्चे में। रामविलास जी तो हमारे साथ आ जाएंगे समय आने पे। अच्छा, आपको अभी भी लग रहा है अजय आलोक की रामविलास पासवान आ जाएंगे? पता कर लेंगे आंधी आने वाली है वो अजय जी, ये सवाल आपके साथ मौसम देख पता कर लेंगे कि आंधी आने वाला है कि आलोक जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं रोक तो सकता नहीं हूँ। अब नीतीश जी का और लालू जी का जो इतिहास रहा है दौर रहा है कि एक उनके जंगल राज पे भाषण पे, एक उनके सुशासन बाबू के चेहरे पे अभी तक जो ये लालू जी को भाई मानते थे, उनके यहाँ छठ का प्रसाद खाने आते थे, लेकिन लालू जी को भाई मानते थे, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते थे। जी जी, एक सवाल आपने और बहुत अहम कहा अजय आलोक ने कि लालू जी को भाई मानते, तो आपको भी याद होगा अजय जी कि जब वो हारे थे लोकसभा का चुनाव तो लालू जी ने ही उनकी पूरी राजनीतिक जो उनकी जमीन है उसको बचाए रखा था, उनको राज्यसभा बेचा था। ये भी आपके साथ है? नहीं, जब हम किसी भी गठबंधन में होते हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर रामविलास जी को इनसे अलग क्यों होना पड़ा? इसका जवाब तो ये देगा जब ये कहते हैं कि रामविलास जी का स्वच्छ क्रेडेंशियल था तो आखिर रामविलास जी को इसी लालू जी के घमंड के कारण, इसी कांग्रेस के
नो रिस्पॉन्स के कारण इन्होंने कहा होना पड़ा। अजय कुमार का ये कहना है कि लालू जी के घमंड के कारण रामविलास पासवान चले गए, लेकिन अब तो लालू जी ने घमंड छोड़ दिया। अच्छा, अब तो वो नीतीश को गले मिला रहे हैं। अभी देखिए ना कि वो नीतीश को गले मिलाएंगे कि अपने पुत्र के लिए गद्दी मांगेंगे कि अपनी पुत्री के लिए गद्दी मांगेंगे। लालू जी ने मजबूरी में नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार किया है। मैंने अभी पहले ही कहा फैजल साहब कि अभी बिहार में जो लीडरशिप का इशू है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने होने वाला है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब पूछा गया लालू जी से कि बिहार में नेता कौन होगा, तो अगर नीतीश जी के नाम पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती तो वो टपाक से कहते कि नीतीश हमारे नेता होंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि बिहार का हर कार्यकर्ता नेता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा अभी एम्बिगुअस है। नहीं, मैं इस अलायंस के प्रोस्पेक्ट के बारे में कह रही हूँ कि इसमें लेफ्ट पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछला जब भी हुआ है उसमें लेफ्ट ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है और इस बार भी लेफ्ट इसको लेके बहुत सकारात्मक है। लेफ्ट ने इसको वेलकम किया है। तो अगर हम कहीं फ्यूचर उसमें देखते हैं तो कांग्रेस इनके साथ है, लेफ्ट का पॉजिटिव इनके पक्ष में रवैया है। ये जो 69% जो वोट बैंक था जो तो ये साथ आता दिख रहा है, ये साथ आता दिख इसका मतलब आप ये कह रही कि 2019 की जो लड़ाई होगी वो इस धड़े के इर्द गिर्द की पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी। अगर ये आपस में उस बीच में लड़ भिड़ के अलग ना हो गए तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा समय है जी। अभय जी, क्या आप कहिएगा दुबे जी कि अगर जिस तरह की बात ये कर रही हैं और ये भी हिस्ट्री रही है कि लेफ्ट पार्टी इस तरह के अलायंस को हमेशा, कोई भी सेक्युलर अलायंस बनता है उसके साथ रहती है, और अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव का, मुलायम सिंह यादव का, तो इनका लेफ्ट के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक और बड़ी ताकत इनके साथ जुड़ती हुई दिखती है, तो क्या कांग्रेस फिर उन लोगों के साथ आएगी और एक क्रेडिबल अलायंस की जो बात हम लोग शुरू में कर रहे थे वो हो सकेगा? और अगर ये होता है तो जो पूर्णिमा कह रही है 69% वोट तो उन्हीं के पास है, तो फिर क्या आपको लगता है कि अजय जी को चाहिए कि आंधी आने से पहले ये चले आए इधर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अजय जी ने तो ये कहा कि वो लालू जी के घमंड के कारण छोड़कर गए, लेकिन गए कहां? इस बात की चिंता तो उनको करनी चाहिए थी कि जिनको जीवन पर्यंत को जिस व्यवस्था को चुनौती देते रहे, जिन सिद्धांतों को चुनौती, देखिए जितने राजनीतिक दलों से ये अलग हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कम से कम एक विषय पर सबकी सोच समान थी कि हम सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें, मगर सांप्रदायिक नहीं, यहाँ पे मैं कंट्राडिक्ट करूंगा। एक मिनट, हम भाजपा के साथ नहीं गए हैं, हम एनडीए के नहीं। अभय जी सुन लीजिए, हम एनडीए के साथ गए हैं। इसमें आपको बेहतर लगता है भाजपा और एनडीए में कोई अंतर? मुझे पूर्णिमा जी नहीं, पूर्णिमा जी सबसे बड़ी पार्टी और किसकी चलती है? हम भाजपा के साथ नहीं गए, एनडीए के साथ। मोदी जी है नहीं, मोदी माइनस भाजपा इज सेकुलर, दैट इज नीतीश डिफिनेशन। मोदी माइनस भाजपा इज सेकुलर, ये नीतीश जी का डिफिनेशन नहीं। हम आपको बता दें, अयोध्या के मसले पे हमारा स्टैंड एज इट इज है, 370 के मसले पे हमारा स्टैंड एज इट इज है, लैंड बिल के मसले पे हम उनसे डिफर करते हैं। तो हमारे जो शिवसेना के मुद्दे के साथ हम नहीं गए हैं, हम जाकर के साइन नहीं कर दे रहे हैं। तो अब ये मुद्दे जो क्या आप लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये मुद्दे सैयद साहब ये क्या बात कर रहे हैं? एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे, अगर आप भाजपा के मुद्दों के साथ नहीं गए हैं तो कई तरह के बहुत बेतुके जो बयान आते हैं, आपकी पार्टी रामविलास पासवान ने कभी कुछ नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लैंड बिल की जो मौजूदा हम उसके साथ हम 370 पे आप बताइए भाजपा ने क्या कहा है रामविलास जी ने? आप मुझे कैटेगोरिकल बताइए कि सांप्रदायिक क्या बताइए सांप्रदायिक जी आरती साहब बोलिए। अयोध्या पे हम सवाल नहीं लेंगे, बोले निकाल देंगे। अयोध्या के लिए कभी कुछ नहीं बोले रामविलास जी। अरे भाई, अयोध्या पे कौन सा भाजपा मंदिर बनाने जा रही है? कौन सा बयान आ गया प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री है, हम विकास के मुद्दे पे सरकार के साथ कौन सा बताइए? अब इंतजार कर रही है कि किसका बयान है? योगी आदित्यनाथ भाजपा होंगे, भाजपा के एमपी हैं, भाजपा के विरोध प्रकट कर सकते हैं। रामविलास पासवान बहुत आपके मंच पे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अब हम कैसे विरोध प्रकट करें? आपके इस चैनल के कार्यक्रम से हम कह रहे हैं, पासवान जी नहीं कहते हैं, आप कह रहे हैं। पासवान जी का मैं प्रवक्ता बोल रहा हूँ, हर बात पासवान जी और कब नहीं कहते हैं। चलिए पॉइंट पासवान जी ने जी मुसलमानों के नाम पे 2005 के फरवरी में सरकार नहीं बनने दी थी जी,
और आज जब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आपको वोट नहीं, अब वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो पासवान जी चुप क्यों है? जी हाँ, पासवान जी चुप क्यों है? कौन कह रहा है? आप पहले अपना बता दीजिए। वक्फ की जमीन आपकी सरकार खा गई, मुसलमानों का फंड आपकी सरकार खा गई, और रामविलास जी ने तो कहा था, और हम आज भी इंटैक्ट है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बिहार में आएगी तो मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री होगा। हमारा आज भी कमिटमेंट है, आप लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार को बिहार में लाइए, और रामविलास जी आज भी अपने बात कायम है कि बिहार का अजय जी, मुसलमान हो। अजय जी, आज सारा समय चैनल पर आप कहिए कि अगर लैंड एक्विजिशन मैं आपके डायरेक्शन से आप लैंड एक्विजिशन राहुल गांधी अजय जी, आपने अभी कहा विरोध किया, अभी आप अपना राहुल गांधी कहा है ये पता नहीं होता। आप राहुल जी को पहले ढूंढ जो कानून आया है वो राहुल जी की अग्रणी भूमिका। साहब, आपने कहा अभी हम उस कानून अजय जी ने कहा कि हम जो वर्तमान स्वरूप है उसका विरोध कौन से वर्तमान? हाँ, यस, हमारा जी। अब अगर मोदी की सरकार कभी दोनों हाउस को मिलाकर उस पर वोटिंग कराती है तो रामविलास जी उसका विरोध खिलाफ वोट डालेंगे, आप बताइए। रामविलास जी ने हमने कह दिया है कि इन 5 मुद्दों पे लोक जनशक्ति पार्टी बिना मौजूदा विरोध में वोट परिवर्तन किए, हम उसके साथ नहीं है। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? मंत्री परिषद में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते हैं। या तो वो मंत्री परिषद में रहेंगे या मोहब्बत का अंदाज जुदा गाना, जालिम से भी उल्फत है, मजलूम से याराना। जालिम से भी उल्फत है, मजलूम से याराना। बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं साहब, ऐसा है कि यहाँ की बहुत नीची है ऊंचाइयां, जरा संभल के चला करो। नीच से भी टकरा कर सर टूटते रहे हैं और फिर टूट जाएंगे। आपने मजदूरों को, जनता को बंधुआ मजदूर माना हुआ है, इस तरह आप हाथ देंगे दरिया का पानी से नहीं है, पानी से नहीं फंसने वाली। चलिए, जनता आपके कुचक और खत्म हो रहा है और सत्ता के बहुत अजय जी आपको रोकना पड़ेगा, खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने ये नाज़रीन आपने ये बहस देखी, जाहिर सी बात है इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे हैं ये सारे इस बात को मान रहे हैं कि ये एक अच्छी शुरुआत है। और जैसा पूर्णिमा त्रिपाठी ने कहा कि एक कांग्रेस की डिफीट के बाद जो एक सेक्युलर स्पेस में जो वैक्यूम आ गया था, जो उसमें एक खुला आ गई थी, उसको फिल करने का जो काम है वो इस जनता परिवार का जो इंतजाम हुआ है, जो एक साथ आए हैं, वो इस बात को करेगा। और दूसरी बात यह है जिसको दूसरे पैनलिस्ट ने भी माना कि कहीं ना कहीं जब जब जनता पार्टी के लीडर्स एक साथ आए हैं, ये एक धुरी पे घूमना शुरू करते हैं, तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके लिए अच्छी खबर नहीं होती है और हमेशा वो सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसको उखाड़ फेंकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो जनता परिवार के साथ जुड़ी है। लेकिन एक चीज और है, वो ये कि जब जब जनता परिवार साथ आया है बहुत दिन साथ नहीं रह पाया है। इस बार का इनका अलायंस कितना लंबा चलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।